चलो आ जाओ, निकालो। 7th क्लास का जिसका जिसका है बुक निकाल के रखिए अपने अपने सामने, पहला चैप्टर, ठीक है। निकालो, जल्दी निकाल रहे, जल्दी निकाल जल्दी। शुरू में आओ, सबसे पहले पेज पर क्या लिखा हुआ देखो। देखो 6ठा क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया लो? 6ठा क्लास में कहाँ तक पढ़ना था हम लोग को? 6 क्लास में पढ़ना था प्राचीन इतिहास, पूरा प्राचीन इतिहास टोटल पढ़ लिया लो। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक खत्म हुआ, बताओ। प्राचीन इतिहास कहाँ से कहाँ तक है? पीछे जहाँ तक चले जाओ, पीछे जहाँ तक चले जाओ, चाहे प्राग ऐतिहासिक पढ़ो, पाषाण काल पढ़ो, समझ ना, आदि ऐतिहासिक पढ़ो, लेकिन पीछे से लेकर कहाँ तक? 750 ईस्वी तक किताब में दिया हुआ है, वहीं तक मानेंगे। मोस्टली 712 में मुस्लिमों का आक्रमण जब भारत में हो गया तो वहाँ से मध्यकाल शुरू हो गया, समझ रहे ना। लेकिन 750 दिया हुआ इस बुक में, वहाँ तक मानो कि शुरू से लेकर 750 ईस्वी तक कौन सा काल चला? प्राचीन काल चला। कौन सा काल? प्राचीन काल चला, समझे ना। 750 ईस्वी तक कौन सा काल चला? प्राचीन काल चला। उसके बाद अंतिम हम लोग प्राचीन काल जब पढ़ते लो तो सबसे लास्ट में पढ़ते लो हर्षवर्धन का शासनकाल। किस वंश का था? हम लिखवा चुके थे, किसको पता है बताओ। हर्षवर्धन किस वंश का था और उसके पिता का नाम क्या था? पुष्पभीति वंश या वर्धन वंश का, दो का नाम लिखवाए थे, वर्धन वंश या पुष्पभीति वंश। पिता का नाम था पुष्पभीति, समझ रहे ना। और उसके कितने भाई कितने बहन? एक भाई। कौन? दो भाई था लो, कौन कौन? हर्षवर्धन और राजवर्धन। और उसकी बहन कौन थी? राजश्री। ये तीनों का शासन बताया था। किस क्षेत्र में ये शासन करता था लो? कौन सा क्षेत्र था? कन्नौज में शासन करता था। जब तक हर्षवर्धन कन्नौज में था तब तक कोई भी शासक उस कन्नौज पर आक्रमण करने नहीं आया। जैसे वो मरा उसके बाद बहुत सारे शासक आने लगे कब्जा करने के लिए। मोस्टली हम लोग 3 गोड़ा के बारे में बहुत डिटेल से पढ़े हुए लो, समझे लो, समझ ना। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों ने, ये तीनों शासक किसको कब्जा करने आ रहे थे लोग? कन्नौज को, जिसको क्या कहा गया था? त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा गया था। कहा गया था कि नहीं कहा गया? वो लगभग 100 सालों तक ये लड़ाई लड़ते रहा, कभी ये जीता कभी वो जीता। उसमें सबसे ज़्यादा हार हुई थी पाल शासकों की, है कि नहीं रे? तो ये सब प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ चुके थे लोग। प्राचीन भारत में तुम लोग को डिटेल से समझा चुके थे। और वो लास्ट होता है कहाँ पर? हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन मर गया, प्राचीन इतिहास खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसके बाद कोई भी उतना ताकतवर शासक नहीं था जो प्राचीन इतिहास को बढ़िया से चला सके, या मतलब अब जो शासन जो है बढ़िया से नहीं संभाल सकता था लोग। जिसका कारण यही हुआ कि बाहर से आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करने लगे। जैसे मान के चलो कि हर्षवर्धन तक बहुत ज़्यादा ताकतवर था हम लोग का देश भारत। उस समय बाहरी आक्रमणकारी नहीं आते थे, समझ ना, बहुत कम आए थे, समझ ना। लेकिन जैसे हर्षवर्धन मरता है, उत्तर भारत की तरफ में, यानी उत्तर भारत यानी ऊपर की तरफ में कोई मजबूत शासक नहीं बचा था। जिसका नतीजा हुआ कि दूसरे देश से, यानी कि जितने भी बगल में अफगान था, तुर्क था, यूनान थे, वो सब आने लगे भारत में, है कि नहीं है। और उस समय कोई ताकतवर शासक था नहीं, तो धीरे धीरे उनकी जो आने की जो संभावना थी वो और बढ़ने लगी, क्योंकि मजबूत कोई शासक रहा नहीं। तो एक एक करके समझेंगे कि मुस्लिम शासक जो है भारत में एंट्री कैसे करते हैं, कौन कौन आता है, जहाँ से मध्यकाल शुरू हो जाता है, समझ ना। पहले चैप्टर में देखिएगा तो पहला ही लाइन लिखा हुआ है हर्षवर्धन का शासनकाल। आप लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हैं लोग। इसमें लिखा हुआ है कक्षा 6 में अति से वर्तमान भाग 1 यानी हर्षवर्धन का शासनकाल तक आप लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि क्लास 6 में आप लोग हर्षवर्धन के शासनकाल तक पढ़ चुके हैं लोग। 7th क्लास में उसके आगे की डिटेल समझ आता है, समझ रहे ना। अब समझो आगे इसमें कहाँ है। तो सबसे पहले भारत में कौन आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करता है? मोहम्मद बिन कासिम। कब आया था? 712 में आया। देखो जाहिर सी बात है, बाहर से जब आक्रमणकारी आएंगे यहाँ पर, अफगान का, तुर्क का, अरब का, तो वहाँ का कल्चर भी भारत में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो भारत में आएंगे, भारत में कब्जा करेंगे, भारत में रहने लगेंगे, तो उनकी रीति रिवाज संस्कृति अलग होगी और भारतीय लोगों का अलग होगा। तो दोनों का मिक्स एक नया वर्जन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है कि नहीं है। बाद में इसी में आगे देखेंगे लोग, उसी को गंगा जमुना का सरस्वती भी कहा गया है। मतलब गंगा जमुना का संगम, मतलब वो दूसरे जगह से आए और यहाँ गंगा के संस्कृति में मिल गए, तो इसको गंगा जमुना का संस्कृति भी कहा गया। आगे चलेंगे, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं लोग कि भारत नाम या हिंदुस्तान नाम और इंडिया नाम, ये तीनों नाम जो है किसने दिया? इंडिया शब्द किसने दिया था, और हिंदुस्तान शब्द किसने दिया था, और भारत नाम किसने दिया था? बताइए, किसको पता है? बताओ। इंडिया किसने दिया था? अंग्रेज तो बहुत बाद में आए। यूनान शासकों ने इंडिया शब्द दिया था। और हिंदुस्तान शब्द किसने दिया था? तुर्क शासकों ने, जो तुर्की से जो आ रहे थे,
वो शासक जो है हिंदुस्तान शब्द दिए थे। ये इंडिया या हिंदुस्तान दोनों का नामकरण किस आधार पर हुआ था? सिंधु नदी के कारण, जो सिंधु नदी को इंडस नदी, या ये यूनान वाले सिंधु नदी को इंडस नदी बोलते थे, जिससे इंडिया बन गया, समझ ना। और तुर्क वाले सिंधु नदी को हिंद नदी बोलते थे, जिससे हिंद के जगह पर रहने वाले लोग हिंद के स्थान हिंदुस्तान कहने लगे, समझ रहे ना। बाद में लेकिन जो तुर्क वाले जो थे वो हिंदुस्तान जो शब्द दिए थे वो पूरे भारत के लिए नहीं दिए थे। जिस क्षेत्र में उनका कब्जा था, यानी कहाँ कब्जा था? उत्तर भारत में। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी आएगा तो इधर से आएगा ना, मुस्लिम शासक इधर से आता था कि ये पाकिस्तान हो गया, पहले पाकिस्तान भारत में था, ये अफगानिस्तान हो गया, तो इधर से मुस्लिम शासक आते थे, तो इस वाले एरिया को हिंदुस्तान वो बोलते थे। मतलब ये हिंद नदी के पास में रहने वाले लोग हिंदुस्तान वाले लोग हैं, ठीक है। बाद में लगभग 3 शताब्दी बाद, यानी ये तुर्क शासक पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं भारत में। कब? जब ऐबक गुलाम वंश का शासन यहाँ पर भारत में आ जाता है। कब आया? 1200 के लगभग में, है कि नहीं है? 1200 मतलब 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी के आसपास में मुस्लिमों का पूरी तरह से शासन भारत में आ गया, ठीक है। और बाबर कब आता है? बाबर कब आएगा? 1526 में पूरी तरह से पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, है कि नहीं है? तो लगभग 16वीं शताब्दी में बाबर आता है, यानी 3 शताब्दी के बाद, है ना, बाबर जो भारत में जब आता है तो ये भारत के जितने भी आसपास के देश है, अखंड भारत जो था, यानी भारत के साथ में था पाकिस्तान, इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है कि नहीं है, इस पूरे उपमहाद्वीप को, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को वो हिंदुस्तान नाम दिया, समझ ना। तो हिंदुस्तान शब्द शुरू हुआ था तुर्कियों से, लेकिन पूरे भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? किसने किया? बाबर किया था। किसने किया था? बाबर किया था, समझे ना। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तुर्की वालों ने, तुर्क शासकों ने किया था। और पूरे भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया था, समझे ना। दोनों में अंतर बस यही है कि तुर्की वालों ने कुछ क्षेत्रों को हिंदुस्तान कह दिया, जो सिंधु नदी किनारे वाले जो क्षेत्र था, ठीक है। लेकिन बाबर जब आया, तो बाबर जब बाद में आता है तो पूरे हिंदुस्तान का ही नाम, ये पूरे मतलब इंडिया, भारत का ही नाम हिंदुस्तान कर देता है, ठीक है। और भारत नाम तो सबको पता है, भरत के नाम पर पड़ा था भारत का नाम, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद आगे आएंगे तो अगले पेज में देखेंगे, इसमें 3rd नंबर पेज में आइएगा तो लिखा हुआ है बिहार का नाम बिहार किसने रखा? किसने रखा बिहार का नाम बिहार? मिनाजुल सिराज जो है एक बुक लिखते हैं, उस बुक का नाम था क्या? अर्ज ए बिहार, अर्ज ए बिहार, समझ ना। अर्ज ए बिहार एक बुक लिखते हैं, किताब लिखते हैं, समझ ना। तो उसी अर्ज ए बिहार में जो हेडिंग देते हैं अर्ज ए बिहार, पहली बार वही हेडिंग बिहार होता है। उससे पहले विहार बोला जाता था, ब नहीं वो बोला जाता था, समझ रहे ना। और विहार क्यों बोला जाता था? इसका ओरिजिनली नाम था बौद्ध विहार। बौद्ध विहार मतलब होता है बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग, जो तीर्थंकर थे, है ना, जो अनुयायी थे, उनको रहने का जगह। शुरू में हम लोग प्राचीन काल में पढ़ते लोग कि बिहार जो था गौतम बुद्ध का जन्मस्थल था, है कि नहीं है। मतलब जन्मस्थल नहीं, यहाँ पर वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में, सारनाथ में, जन्म तो लुम्बिनी में, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं इनको, जो गौतम बुद्ध यहाँ पर जो ज्ञान मिला था उनका बोध गया में, उसी वजह से ये बिहार का जो पूरा क्षेत्र था बौद्ध बिहार कहलाता था। बौद्ध बिहार माने क्या? बौद्धों का रहने का जगह, बौद्धों के लिए रहने का जगह। इसीलिए पहले इसको पूरी जगह को, पूरे हम लोग बिहार को बौद्ध बिहार कहा जाता था, समझे या। बाद में धीरे धीरे मुस्लिम शासक आए, और भी शासक आए, यहाँ पर शासन करने लगे, जिसमें तुर्क था, अफगान था, अरब शासक, बहुत सारे शासक भारत में। धीरे धीरे इस बिहार का नाम बदलते गया। सबसे पहले अगर कोई बिहार से बिहार शब्द बोला तो किसने बोला? मिनाजुल सिराज ने बोला था। उसने अपना बुक लिखा था अर्ज ए बिहार, उसी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद अकबर के समय में ये पूरा जो बिहार है ना, बिहार में सूबेदार बन जाएगा, मतलब अकबर के समय में पूरे बिहार कब्जा में आ जाएगा मुगल वंश में, और वहां से ये पूरी तरह से फेमस हो जाएगा बिहार, समझ ना। लेकिन प्रयोग सबसे पहले किया था कौन? मिनाजुल सिराज किया था, समझे ना। आगे चलिए, अगले पेज में आएंगे। इसी में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि औरंगजेब के समय में मुगल वंश बहुत तेजी से, है ना, उसका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था, समझ ना। जैसे कि जितने भी मुस्लिम शासन किए, उसमें औरंगजेब के समय में जो भारत का जो विस्तार था बहुत तेजी से बढ़ा था, यानी मुगलों का विस्तार बहुत बड़ा स्तर में हो गया था। इसका फोटो भी दिया हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो। इतना बड़ा भारत का क्षेत्र था मुगल के अधीन, मतलब मुगल के कब्जे में इतनी बड़ी एरिया थी। ये सब किसके शासनकाल में था? औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। आगे चलो, आगे आओगे, पेज पलटोगे, 4 नंबर पेज में आओ। 4 नंबर पेज में लिखा हुआ है, बॉक्स में देखोगे तो लिखा हुआ है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब क्या कहलाता है? इसका मतलब क्या होता है बताओ? प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है बताओ? देखो, धीरे धीरे पहले लोग क्या थे, पहले
बहुत सारी मशीनी चीज़ नहीं थी। जैसे सिंपल चलो, खेती करने के लोग खुरपी का यूज करते थे, कुदाल का यूज करते थे। धीरे धीरे नया नया आविष्कार होने लगा, हल बन गया जो बैल से चलाने के लिए, है कि नहीं है। उसके बाद बहुत बाद वो मशीनों बनने लगा, ट्रैक्टर वगैरह अब आ गया, है कि नहीं है। तो वो जैसे जैसे युग में परिवर्तन होता है, नए नए उद्योगों का स्थापना होने लगती है, नए नए आविष्कार होने लगते हैं, और पुराने जो रीति रिवाज थे, यानी पुराने जो तौर तरीके थे खुरपी से कुदाल से खेती करना, उसको बदल के अब लोग हल से करने लगे। उसी को प्रौद्योगिकी कहा गया, है ना, कि यानी वो बदलने लगा, चेंज होने लगा, समझे ना। तो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है पुराने जो कल्चर थे, पुराने रीति रिवाज से, जो पुरानी प्रक्रियाओं से आप काम करते आ रहे थे, उसको अब बदल के नई प्रक्रिया द्वारा जो नए आविष्कार हुए उसके द्वारा करना क्या कहलाएगा, प्रौद्योगिकी कहलाएगा। समझ गए हम। आगे चलो, अब आगे क्या लिखा हुआ है, कागज लिखा हुआ है, यानी कि कागज के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है एक जगह, उसमें खोजिएगा तो कहाँ पर, किस पेज में है, जिसमें लिखा हुआ है कि कागज का आविष्कार जो है कब हुआ था, कब हुआ था कागज। 6 नंबर पेज में आइएगा तो मिलेगा कि कागज का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, कागज का आविष्कार कब हुआ था रे, 13वीं शताब्दी में हुआ था रे गधावा, 16वीं शताब्दी में हुआ था रे, 100वीं सदी में हुआ था, चाइना में, चाइना में हुआ था। भारत में कब हुआ था, 13वीं शताब्दी में भारत के लोग कागज के बारे में जानने लगे। 13वीं शताब्दी जो समय था, उस समय मुस्लिम शासक भारत में आ रहे थे। उसमें कौन थे, 13वीं शताब्दी जब भी बोलेंगे, हमेशा कल भी बताया थे आप लोगों को, 13वीं शताब्दी का मतलब 1201 से लेकर 1299 तक। ठीक है, तो उस समय भारत में मुस्लिमों का वर्चस्व बढ़ने लगा था, मुस्लिम शासकों का, जैसे सल्तनत काल पूरा चल रहा था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, मतलब जो धीरे धीरे आगे आएगा, है कि नहीं अरे। तो उस समय मुस्लिम शासक भारत में थे, उसी समय भारत में कागज को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, मतलब उसका परिचय होता है भारत के लोगों से। उससे पहले कागज का इस्तेमाल भारत में नहीं होता था, समझे ना। होता कहाँ था, चाइना में। चाइना में तो 100वीं शताब्दी से ही हो रहा था, है कि नहीं रे। चाइना में कब से हो रहा था, 100वीं शताब्दी में। एक ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ था, अर्घट, घटी यंत्र और रहट और टकली, ये क्या है। देखो, जो अभी बोले प्रौद्योगिकी में नए नए मशीन बनने लगे, उसी तरह खेती करने के लिए, सिंचाई के लिए कुआं बनाया जाने लगा, है कि नहीं। उसको पानी निकालने के लिए रस्सी लगाया गया, जो रस्सी से खींच के पानी निकाला जाता था, उसी को क्या बोला गया, उसी यंत्र को, पानी निकालने वाले जो रस्सी था, उस यंत्र को क्या बोला गया, अर्घट या घटी यंत्र बोला गया। फिर बाद में चैन वाला बना दिया गया, कि चैन वाला जो लोहे की जंजीर से पानी को निकाला गया, आसानी से उसमें और निकलने लगा, जिसमें मतलब जानवर का लगा दिया, जानवर खींच रहा है और पानी आसानी से निकल रहा है, उसको क्या बोला गया, रहट बोला गया। जो लोहे की जंजीर बन गई उसको क्या बोला गया, रहट। पहले रस्सी का था, रस्सी के यंत्र था, उसको अर्घट या घटी यंत्र, और जब लोहे का बन गया, लोहे की जंजीर बन गई तो रहट बोल दिया गया। अब बाद में उसी तरह ये क्या बोलते हैं, रुई को जो अभी जो क्या बोलते हैं उसको, जो धुनिया रहता है, धुनने वाला, धुना जाता है, रुई को धुन का अलग करेगा सब। ठीक है, उसी तरह धागा को अलग करने के लिए, रुई को अलग करने के लिए उस समय यंत्र बना, तो उसका क्या नाम था, टकली नाम था, टकली नहीं रे, तकली, नहीं तो टकली मत बोल देना सब, ठीक है, तकली नाम था। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा फोटो दिया हुआ है, ये दुनिया का फोटो दिया हुआ है, दिख रहा है, दुनिया का फोटो दिया हुआ है। उसके बाद ये चरखा का फोटो, चरखा तो गांधी जी से फेमस हो गया बाद में, है ना। क्या बोलते हैं, धागा काटने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, चरखा बोलते हैं, ठीक है, जिससे धागा बनाया जाता है, समझा गया ना। आगे आएगा सब, तो नीचे लिखा हुआ है नक्षत्र घड़िया, धूप घड़िया और जल घड़ी, है ना। ये सब यंत्र जो है, नक्षत्र घड़ी, धूप घड़ी या यंत्र घड़ी, ये किसने लगवाया था, फिरोज शाह तुगलक लगवाया था। ठीक है, पहले से बता चुके हो कि फिरोज शाह तुगलक क्या किया था, नक्षत्र घड़ी, धूप घड़ी तो अभी भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो धूप से चलता है, जैसे उसमें बना रहता है, जैसे जैसे मतलब सूरज जैसे जैसे जाएगा ना, उसकी परछाई ऐसे बनते जाता है, तो उसी समय से पता चल जाता है। समझ, जैसे मान के चलो कि यहाँ ऐसे लकड़ी है, सूरज की रोशनी पड़ रहा है, तो यहाँ पर अगर सीधे सीधे पड़ रहा है तो यहाँ इसका परछाई बनेगा, सूरज जैसे जैसे नीचे जाएगा उसका परछाई बदलते जाएगा, है कि नहीं, तो उसे समय का पता चल जाता है कि नहीं है। धूप घड़ी था बड़ी, अभी भी देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करेगा सर, नेट वगैरह पर, तो मिल जाएगा धूप घड़ी, नक्षत्र घड़ी और क्या बोलते हैं उसको रे, जल घड़ी। तीनों घड़ी बनवाया था, किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक बनवाया था। और उसके बाद धीरे धीरे प्रौद्योगिकी में और भी चेंज हो रहे हैं। पहले घोड़ा बैठने के लिए ऐसे नॉर्मल आदमी बैठता था, बैठने के लिए कुछ ऐसे बना हुआ नहीं था। अभी देखता है लोग मूवी वगैरह में, एक घोड़ा पे ऐसे बैठने के लिए खूब बढ़िया से बना हुआ रहता है, सीट टाइप का, बैठ जाता है, लोग आदमी पकड़ने वाला रहता है, खूब अच्छा से गिरेगा सब नहीं। ये धीरे धीरे बाद में बनने लगा, जिसको बोला गया रकाब, लोहे का रकाब, लोहे का क्या बोला गया, रकाब बोला गया, लोहे का रकाब। वो क्या था, लोहे का रकाब, बैठने के लिए, घोड़े पर बैठने के लिए सीट बनाया गया बढ़िया से, एक सीट टाइप का, है ना, लोहे का बनाया गया। जंजीर नहीं होता कि रख देता ऊपर से, आराम से बैठ जाता, लोग गिरेगा नहीं, हिलेगा नहीं आदमी। पहले तो ऐसे डायरेक्ट घोड़े पर आदमी बैठता था और गिरने वाला गिर जाता होगा सर, जिसका एक्सपीरियंस रहता होगा, तो घोड़वा का बाल पकड़ के चलाता होगा सही से, बड़का उसको बाल पकड़ लेता होगा, दूसरा पकड़ने वाला था नहीं,
है कि नहीं है। बाद में धीरे धीरे वो लोहे का बनने लगा तो उसको बोला गया लोहे का रकाब बोला गया, समझे ना, क्या बोला गया, लोहे का रकाब था। वो किस काम में यूज किया जाता था, घोड़े पर सीट बनाने के लिए काम में यूज किया गया। उसके साथ ही साथ एक घोड़ा का नाल बना दिया, अभी भी देखता है लोग घोड़ा के खुर में नाल लगा रहता है, ऐसे चांद डिजाइन का लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है, लगा तो उसको क्या होता है, उससे फायदा क्या होता है, उसको चलने में, पैर में चलने में उसको आसानी होती है ना। उसको चलने में मान के चलो कि जैसे प्लेन जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगा, लेकिन उबड़ खबड़ जगह रहेगा तो उसको थोड़ा दौड़ने में दिक्कत होगा, इसीलिए उसके नीचे नाल लगा देता है, घोड़े की नाल जो होता है सर पैर में लगा देता है, पैर में ठोक देता है, कील से ठोका जाता है, मालूम है नहीं, देखिए कील से ठोका जाता है, उसको ऐसे निकालना रहता है पूरे से पेंच से पिलास से पकड़ के ऐसे पिलास से पकड़ के नोच के निकालता है, कांटी खींचता है वैसे, इतना इतना बड़ा बड़ा कांटी कील ठोक देता है उसमें, नहीं देखिए उसको पैर उठाएगा सब ऐसे रख रख पूरा हथौड़े से ऐसे ठोकता है कील, इतना बड़ा बड़ा, उन लोगों का इतना खूर बहुत बड़ा बड़ा रहता है ना रे। अरे नाखून में तुम्हारा कोई नाखून ऐसे काट लेगा तो कोई दर्द होगा, अरे अगर नाखून अरे ऊपर तो एक मतलब तू नाखून नहीं काटती होगी नाखून काट लेगा दर्द होगा। ओ भाई चलो आगे लिखा हुआ गंगा यमुना सरस्वती, जो शुरू में ही बोले हैं, गंगा यमुना सरस्वती किया। जब भारत में मुस्लिम शासक भारत में शासन करने लगे तो उनकी संस्कृति उनकी कल्चर अलग अलग थी और भारतीय लोगों का अलग था, दोनों का मिक्स हो गया, उसी को मिक्स वर्जन को क्या कहा गया, गंगा यमुना की संस्कृति कहा गया, समझे ना। आगे लिखा हुआ है संप्रदाय देखो जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोग अलग अलग भगवानों को मानते हैं, जैसे कोई कृष्ण भगवान के, राम भगवान के, कोई शिव भगवान, कोई विष्णु भगवान के, अलग अलग भगवानों को मानते हैं, तो ये संप्रदाय कहलाता है, समझ ना, मतलब एक ही धर्म में अलग अलग लोगों को मानना क्या कहलाएगा, संप्रदाय कहलाएगा। जिसमें एक संप्रदाय था शैव मत, वो काफी फेमस हुआ। शैव मत मतलब शिव भगवान की पूजा करने वाले, शिव भगवान के उपासक, ये लोग काफी काय फेमस हो गए। तो ये क्या करते थे, कपाल में यानी खोपड़ी में लोगों के खोपड़ी में क्या करते थे खोपड़ी में खाना, उसी में भोजन करते थे, खोपड़ी में क्या करते थे, भोजन करते थे। एक जगह लिखा होगा यहाँ पर, है ना, शैव मत एक ऐसी शाखा के रूप में उभरा जो कपाल यानी खोपड़ी धारण करना और कपाल में ही भोजन ग्रहण करते थे, समझ ना। तो संप्रदाय मतलब एक ही धर्म में अलग अलग लोगों को मान, अलग अलग भगवानों को मानना, समझ, संप्रदाय कहलाएगा। जैसे हिंदू धर्म में कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, शिव भगवान या राम भगवान, अलग अलग भगवानों की पूजा किया जाता है कि नहीं है, अपने अपने तरीके रहते हैं, तौर तरीके रहते हैं कि इस भगवान को कैसे पूजा करना है, तो सब संप्रदाय कहलाया, अलग अलग संप्रदाय कहलाया। उसी में एक संप्रदाय था, कौन सा संप्रदाय रही, शैव मत क्या फेमस हो गया, कपाल यानी खोपड़ी में भोजन करते थे। तुम लोग खोपड़ी में भोजन करेगा तो कैसा लगेगा, एकदम कड़क लगेगा ना, खा के देखना एक बार, तो कौआ खोपड़ी में खाना सबसे बढ़िया लगेगा, है कि नहीं है। इधर देखो 7 नंबर पेज में, 7 नंबर पेज में एक बॉक्स में लिखा हुआ है, मध्यकाल के कौन कौन से खाद्य पदार्थ हम आज भी खाते हैं, बताइयो। मध्यकाल के समय में जो खाना फेमस हुआ था, जो आज भी खाते हो, कौन कौन, पुलाव, बिरयानी, कोरमा, फिरनी आदि भी खाता है रे, आदि लहसुन नहीं रे, आदि मतलब इत्यादि, पुलाव, बिरयानी, कोरमा, फिरनी, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा बताओ खीर पहले नहीं था रे, मध्यकाल वाला मुस्लिम शासक आया तभी खीर लेके आया, हलवा वगैरह बोलता था लोग कि वो सब लाया, सब मतलब वो सब इस अलग अलग तरह का डिश बनाना। देखो मीट की जितनी भी अलग अलग वैरायटी होगी ज़्यादातर सब मुस्लिम शासक लाए, क्योंकि मुस्लिम शासक मालूम है नॉन वेज या वेज क्या होगा, वेजिटेरियन होगा कि नॉन वेज होगा, मीट चापने वाला होगा कि नहीं चापने वाला होगा रे, चापने वाला होगा। चलो रे आगे चलो, क्या कारण रहा होगा कि भारत अति से ही संसार के लोगों के लिए आकर्षक केंद्र रहा। नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है कि क्या कारण था कि भारत में शुरू से ही बाहर विदेशी लोग भारत में आना चाहते थे, क्या कारण था। भारत शुरू से ही एक वृद्ध या संपन्न देश था, यहाँ पर संपत्ति धन दौलत बहुत ज़्यादा थी। कभी कभी भारत को बाद में अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया भी कहा है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा संपत्ति का धन था। यही कारण था कि हर देश के शासक यहाँ पर आना चाहते थे, इसीलिए हर देश के शासक का आकर्षण का केंद्र बना रहा, समझे ना। आगे आ जाओ, 8 नंबर पेज में वही गंगा जमुना संस्कृति लिखा हुआ, और कुछ नहीं है, बस एक लिखा हुआ है कि एक अबू जिला सिंधी जो थे वो अरब के कवि थे, वो भारत के काफ़ी तारीफ करते हैं, पूरी बड़का चुकी एगो कविता टाइप का लिख लेते हैं कि बड़का चुकी लेटर लिखे भारत की प्रशंसा में, समझ ना। तो कभी क्वेश्चन पूछ दे कि अबू जिला सिंधी ये कहाँ के थे, अरब के थे, अरब के कवि थे जो भारत की काफ़ी प्रशंसा किए थे, ठीक है।
9 नंबर पेज में वही 100 मत के बारे में दिया है, समझे ना। बॉक्स में आइएगा तो लिखा हुआ है भक्ति संतों में वैसे दोहे का चर्चा करें जिससे अपने हिंदी की पुस्तक में पढ़ा होगा। जैसे दोहा वगैरह पढ़ता है लोग नहीं हिंदी किताब में, कबीर के दोहा होगा, रहीम के दोहा होगा, है कि नहीं रे, बहुत सारा दोहा मिलेगा। तो उस दोहा के बारे में आप लोगों को बैठ के चर्चा कर लेना है, खर्चा नहीं करना है, ठीक है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने की अलग अलग तरीके या पद्धतियाँ संप्रदाय कहलाती है। मतलब अलग अलग तरीके से अपने अपना कल्चर मानना हिंदू धर्म में अलग अलग, मतलब जैसे कि अभी जस्ट बताएं कि अलग अलग भगवान को लोग अलग अलग तरीके से पूजते हैं, वो सब क्या कहलाता है, संप्रदाय कहलाता है, ठीक है। अब कह रहे हैं वैसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिसको हवन में डाला जाता है। हवन माने पूजा जो होता है, समझ ना, उसमें जो कौन कौन सी वस्तु डाला जाता है, अब उसका लिस्ट बना लीजिएगा। जो इस धर्म से होगा उसको पता होगा, चंदन होगा, हाबी जाबी पता नहीं क्या क्या घी वगैरह देखते हैं डालते हैं, ठीक है, समझ ना। तो जो जो चीज़ें डालता होगा वो डाला जाता है, वो आप लोग सर्च करके देख के समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ डाला जाता है, ठीक है कि नहीं है। आगे चलो, आगे लिखा हुआ है, इधर आएंगे तो सूफी एवं संत के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सूफी और संत किसे कहते हैं, पहले ये बताओ, संत और सूफी लोग किसे कहते हैं। देखो, जब देश में हुआ ना, हमारे देश में अंदर क्या हुआ, जैसे पहले हिंदू शासक थे, उसके बाद मुस्लिम शासक भारत में आ गया, ठीक है। अब भारत की संस्कृति बदलने लगी। पहले संस्कृति थी हिंदू संस्कृति, बाद में मुस्लिम संस्कृति आ गई, दोनों मिक्स हो गए, एक नया संस्कृति बनने लगा। उसी में हिंदू धर्म के लोग भी और मुस्लिम धर्म के लोग भी, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आए जो लोगों को बोले भैया धर्म छोड़ो, मतलब धर्म वरम उतना मत लगो, मानवता रखो। पहले इंसान जो हम लोग जो है पहले मानव है, बाद में धर्म है, एक नहीं है। पहले हम लोग तो मानवता वाला भावना लेके लोग आए, लोगों को समझाए, लोगों को दुख दर्द में हेल्प किए, मदद किए, गरीबों की मदद किए, है ना, बेसहारा लोगों को मदद किए, सर ना। और लोगों को अपने उपदेश से, अपने प्रवचन से लोगों को समझाएं, सही रास्ता में लाए, उन लोगों को संत कहा गया। और सेम यही काम मुस्लिम जब करते थे तो उनको सूफी कहा गया, समझेंगे ना। सूफी और संत दोनों का एक ही काम है। सूफी मुसलमान हो गए और संत हिंदू धर्म में हो गए, समझ ना। दोनों का काम था लोगों को समझाना, सिखाना, बताना कि कैसे क्या करना है, कैसे रहना है, समझेंगे ना। तो उसमें बहुत सारे सूफी लोग फेमस हुए। पहला सूफी संत कौन सा, चिश्ती संप्रदाय के, कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर शरीफ में उनका दरगाह है कि नहीं रे। उसी तरह बहुत सारे सूफी संत में कौन सा है, कबीर है, रायदास है, नानक है कि नहीं है, बहुत सारे है जो संत लोग हुए। कबीर दोहे ना देते लोगों को, वो भी समझाते कि नहीं समझाते थे, है कि नहीं है। तो उसी तरह सूफी और संत दोनों फेमस हुआ लोग। आगे चलो, आगे लिखा हुआ चोरों का शासन, चेरों का शासन, सॉरी, चेरों का शासन। चेर जो है बिहार में कितने वर्षों तक शासन किए। देखो चेर जो है ना, इनको दक्षिण भारत में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चेर, चोल, पांडे, सॉरी ना, चालुक्य, सब दक्षिण भारत में आएंगे बहुत सारा। लेकिन उसमें चेर का जो है, चेर का शासन जो है बिहार में कितने वर्षों तक रहा, 300 वर्षों तक रहा। थोड़ा सा इसमें दे दिया, आगे इसको डिटेल में पढ़ना था, ठीक है। 300 वर्षों तक ये शासन किए, जिसमें 2 मंदिर बनवाए। वो मंदिरों की वजह से इनके बारे में हल्का सा चर्चा कर दिया है। चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी, 2 तरह का मंदिर बनवाया बिहार में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी मंदिर किसने बनवाया था, चेर शासकों ने बनवाया था, जो बिहार में लगभग 300 वर्षों तक शासन किए, ठीक है। अब ये जो सूफी संत थे, उसमें बहुत सारे सूफी संत बिहार में भी फेमस थे, है कि नहीं थे। बिहार में एक हिंदी भक्त कवि थे जिनका नाम क्या था, दरिया साहब। क्या नाम थे, क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि बिहार के हिंदी कवि के जो भक्त थे, है ना, जो सूफी संत थे, उनका नाम क्या था रे, दरिया साहब। बिहार से दरिया साहब थे, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करके पूछ चुका है। दरिया साहब बिहार से थे, ठीक है। आगे चलो, आगे देखोगे तो ये हेडिंग दिया हुआ है ऐतिहासिक स्रोत, पेज नंबर 11, सॉरी ना, ऐतिहासिक स्रोत। इसमें नीचे लिखा हुआ है बॉक्स में अभिलेखागार। अभिलेखागार पहले से ही पता है। अभिलेखागार मतलब वैसा जगह जहां पर सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, अभिलेखागार कहते हैं, समझे ना। जैसे आज के समय में ये अभिलेखागार कलेक्ट्रेट है, कचहरी है, कोर्ट है, ये जहां पर सरकारी कागजों को रखा जाता है, समझ आएगा नहीं समझ रहे। अगले पेज में आएगा 12 नंबर पेज में, तो लिखा हुआ है फरमान, है कि नहीं है। फरमान क्या होता था, जैसे इस फरमान है पूरा उर्दू में, फरमान जारी, फरमान मतलब होता है आदेश। जैसे राजा जो होता है ना, फरमान जारी करता था, एक आदेश जारी कर देता था। अब उस आदेश में जो भी कुछ लिखा हो, जैसे हो सकता है किसी के लिए किसी जगह का शासक बना दिया कि बिहार का ये रहेगा, फरमान जारी कर दिया, या ये नियम कानून चलेगा कि शाम के नहीं घूमना है, सवेरे घूमना है, या जो भी नियम, तो फरमान जारी करना मेरा राजा का आदेश हो गया, समझेगा ना। नीचे लिखा है अभिलेख। अभिलेख मालूम है, पहले से बता चुके। अभिलेख मतलब होता है पत्थर पर लिखा हुआ लेख, क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। उसको शिलालेख भी कहा जाता है। जब छोटे पत्थर पर लिखा जाता है तो शिलालेख, समझ ना, और जब खंबा पर लिखा जाता है तो उसको स्तंभ लेख, है कि नहीं है। 3 तरह के होते हैं, ठीक है। आगे चलिए,
आगे लिखा हुआ है लघु चित्र को मिनिएचर कहा जाता था। मुगल काल जब आएगा ना, तब मुगल काल में पढ़ेंगे लोग, उसमें चित्रकारी काफ़ी फेमस हो गया था। जितने भी शासक थे ना, पेंटिंग बनाने में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। जैसे हुमायूं के समय भी पेंटिंग शुरू हो गया था, और जब जहांगीर का शासनकाल आएगा तो उस समय चित्रकारी स्वर्ण काल पर था, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। ठीक है, समझ आए ना। तो उस छोटे छोटे जो फोटो बनाए जाते थे उसे क्या कहते थे? मिनिएचर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिनिएचर कहा जाता था। पेज नंबर किस में लिखा है रे? पेज नंबर 13 में लिखा हुआ है। पेज नंबर 13 खोलिएगा तो बीच में आपको मिल जाएगा, लघु चित्र को मिनिएचर कहते हैं। ठीक है, अब ये रहा, यहाँ से पूरे किताब में बहुत सारे राइटर का नाम लिखा हुआ है जो बुक लिखे अपने अपने पर। इसका नाम कौन सा बुक लिखे नहीं लिखे आप सभी को बताना है कि कौन सा बुक लिखे हुए। ठीक है, एक एक करके पूछेंगे, बताओ, तुम बताओ पीछे से। मिनाजुस सिराज जो है कौन सा बुक लिखते हैं? बताओ, मिनाजुस सिराज कौन सा बुक लिखते हैं? अरे झाँक के बोले करेगा दवा, याद नहीं है रे, पहले ही बोल दी कौन सा। और एक और किताब अभी जस्ट तो पढ़ाते समय बोले रे, मिनाजुस सिराज के द्वारा एक किताब लिखा गया था, कौची बिहार, अर्ज ए बिहार। कौन सी किताब? अर्ज ए बिहार। और दूसरा मिनाजुस सिराज के साथ कौन सी किताब लिखा था? तबकाते नासिरी। कौन सी किताब? तबकाते नासिरी। खाली नासिरी लिख दे रहे, पूरा लिख लेना सब। तबकाते नासिरी। कलहन जो था कौन सी किताब लिखा था रे? कलहन कौन सी किताब लिखा था? राज तरंगिनी। कौन सी किताब रे? राज तरंगिनी। तरंगिनी, ठीक है। राज तरंगिनी में क्या चीज का इतिहास लिखा गया है? कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा है राज तरंगिनी में, समझे ना, बुझाए रे। कलहन कौन सी किताब लिखता है? राज तरंगिनी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा है। अल बेरेनू कौन सी किताब लिखता रे? अल बेरेनू किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, समझ ना। तो किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, हिंद खाली लिख दे रहा है, पूरा नाम लिख लेना सब। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, ये किताब लिखता है, कौन लिखता है? अल बेरेनू, समझे ना। आगे चलिए, अबू फजल नहीं, पहले जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी कौन किताब लिखता है रे? जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही, यानी फिरोज शाह के बारे में डिटेल में, फिरोज शाही, ठीक है। तो तारीख फिरोज शाही किसने लिखता है? कौन लिखता है रे? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी कौन सी किताब लिखता है? तारीख फिरोज शाही, समझ आए ना। इसके किताब का क्या नाम है? तारीख फिरोज शाही। इसमें फिरोज शाह के बारे में चर्चा बहुत सारा किया है। फिरोज शाह कौन था? तुगलक वंश का शासक था ना रे फिरोज शाह। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। जब आएगा तुगलक वंश तो समझ आ जाएगा। अबू फजल, अबू फजल कौन सी किताब लिखता है? अकबरनामा। कौन से लिखता रे? कौन से बोल रही है रे? देखा, लापरवाही का नतीजा इन लोग का। अकबरनामा, सब रट लिया, फिर भूल गया सब। अबू फजल कौन सी किताब लिखता है रे? अकबरनामा। और इब्न बतूता, अच्छा इसी को बोल दी थी पहले, ये एक कदम आ गई, इतना होशियार है सब। अब यहाँ बोल रहे ना, तो पहले ही रट ली थी कि इब्न बतूता। आप पूछेंगे भैया, तो पहले ही रट ली थी कि रहला बोलेंगे, रहला बोलेंगे। अतला बोल दिया हम अबू फजल, मार दी हुए रहला। देख, ये लोग दिमाग तन से आ गई, एक्स्ट्रा चलता है रहला। अच्छा ये बताओ, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का था। चल बता, एसामी जो है वो कौन सा किताब लिखा है? फतू उस सलातीन। सलातीन खाली लिख लो, सलातीन। अरे पूरे किताब में से देख के लिख लेना, बुक में सब दिया हुआ है। एसामी जो किताब लिखता है, कौन सा किताब लिखता है? फतूस सलातीन लिखता है, ठीक है कि नहीं रे? आगे आ जाओ, ये कहाँ लिखा हुआ है? पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 निकालिएगा, ऊपर में लिखा हुआ है एसामी। एसामी ने अपनी किताब फतूस सलातीन में लिखा है, ठीक है, समझे ना। आगे आइए, पेज नंबर 18, 19 में कुछ नहीं दिया है, कुछ ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, सारे चीज़ उसमें खाली बताया है कि कौन कौन शासक यहाँ पर शासन किए, कैसे रहे। अब आइए क्वेश्चन आंसर में, चलो रे। पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बताओ। पहला लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान को भरे। 16वीं सदी के आरंभ में डैश ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। शुरू में बताएं कि हिंदुस्तान शब्द जो है तुर्क लोगों ने दे दिया था, लेकिन छोटे से एरिया में, जहां सिंधु नदी के आसपास के एरिया को। लेकिन 3 शताब्दी बाद, 13वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास में विस्तार रूप से डिटेल में कौन बताया? बाबर ने इस पूरे भारत को हिंदुस्तान शब्द कह दिया, ठीक है, हिंदुस्तान नाम से पुकारने लगा, ठीक है। अगला खाली जगह लिखा हुआ है, डैश एक विशेष प्रकार की फारसी इतिहास है। बाबरनामा जो है ये क्या है? फारसी इतिहास है। आगे चलो, डैश लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। अरबवासी जब भारत में आते हैं तो मुस्लिम, पहली बार भारत में मुस्लिमों का संपर्क होता है कि नहीं है? क्योंकि उससे पहले मुस्लिम भारत में थोड़ी आते थे। अरबवासी, जैसे मोहम्मद बिन कासिम जो था पहली बार 712 में भारत में आया, वही ना मुस्लिम को इंट्रोड्यूस किया भारत में। उससे पहले तो कोई जानता नहीं था।
तो उन अरबों वासियों से या अरब आक्रमणकारियों की वजह से भारत में नए धर्म की शुरुआत हुई। कौन से धर्म की? मुस्लिम धर्म की शुरुआत हुई। आगे चलो, भारत में कागज का प्रयोग कब हुआ रे? 13वीं शताब्दी में। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे पहले कहाँ हुआ? कहाँ रे गधा हुआ? पहले चीन में। कब? 6वीं शताब्दी में। ठीक है, अब मिलान करो में है राज तरंगिनी, किससे मिलेगा रे? कश्मीर के इतिहास किसने लिखा था? कलहन ने लिखा था। भक्ति संत कहाँ के थे? बिहार में। कहाँ फेमस थे रे? बिहार में। अभी ना बताए रे, भक्ति संत दरिया सब कहाँ फेमस? बिहार में। तबकात नासिरी, मिनाजुस सिराज, शेरशाह का मकबरा सासाराम। शेरशाह के बारे में डिटेल से जब हम लोग मुगल वंश पढ़ेंगे लो, तो मुगल वंश के बीच में घुसेगा, एंट्री मारेगा कौन? शेरशाह मारेगा एंट्री, जहां उसको डिटेल से समझा जाएगा। आगे मानसिंह, वेंकटपुर का शिव मंदिर और एक और मंदिर बनवाए थे। कौन सा रे? हरिश्चंद्र मंदिर। हरिश्चंद्र मंदिर और वेंकटपुर का शिव मंदिर, दो का नाम लिखा देखो। वेंकटपुर एवं रोहतासगढ़ में वेंकटपुर का शिव मंदिर और रोहतासगढ़ में हरिश्चंद्र मंदिर। ये दोनों मंदिर कौन बनवाए थे? राजा मानसिंह। मानसिंह के बारे में जब अकबर का शासन काल आएगा तब उसमें पढ़ा जाएगा। ये लोग जब आएंगे, ये सब इन सब शासकों के बारे में कब पढ़ा जाएगा हम लोगों? जब मुगल काल शुरू किया जाएगा तो उसमें सब किसी का नाम आएगा, धीरे से डिटेल में आएगा, एक एक करके। समझ रहे ना? अभी जो है थोड़ा सा दिया हुआ उसको समझ लिए लो। समझ आया कि नहीं समझा? एक जो है लिखा हुआ सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है रे? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। वेरी गुड। समझ? देखो, सिक्कों का अध्ययन, जैसे जीव विज्ञान को पढ़ते हैं तो बोलते हैं बायोलॉजी, जंतु विज्ञान पढ़ते हैं तो जूलॉजी, उसी तरह सिक्का के बारे में जब हम लोग अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। समझ ना? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। अलग अलग करके, नहीं बड़ा नाम है तो उसको न्यूमिस्मेटिक्स करके याद कर लेगा। ठीक है, समझ आया रे? अब क्वेश्चन आंसर है 3 को दिया हुआ है, इसको बता देते हैं। तुम लोग घर से इसको बना के लेके आना। सब नहीं समझ आएगा तो फिर पूछना। ठीक है, मध्यकाल के वस्त्रों की सूची बनाइए जो आज भी पहना जाता है। मतलब उस समय में जो पहना जाता था, जो आज ही पहना जाता है। ठीक है, समझ ना? वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 2 प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को बताइए। जो कपड़ा के क्षेत्र में 2 चेंजिंग आया है कि नहीं है? जैसे पहले तकली था, उसके बाद धुनाई वाला मशीन आ गया, उसको चरखा आ गया। चेंजिंग हुआ कि नहीं चेंजिंग हुआ? वही कह रहे कागज। ये उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। पूरा डिटेल में लिख लेना। 6वीं शताब्दी में कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। उसके बाद भारत में 13वीं शताब्दी में इसके बारे में परिचय होता है, जब बाहर आक्रमणकारी यानी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आते हैं, शासन करने लगते हैं, तब कागज का पूरी तरह से इस्तेमाल भारत में होने लगा। उससे पहले भारत कागज से परिचित नहीं था, चीन में ही इसका प्रयोग होता था। 6वीं शताब्दी से चीन में शुरू हो गया था। ठीक है, पूरे डिटेल में जैसे होगा लिखने के लिए लिख लेगा। लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? ये हो जाएगा, समझ आएगा ना? तो पहला हो गया चैप्टर कंप्लीट। दूसरे चैप्टर को कल समझा जाएगा और किसी दिन फिर उठा के पूछ देंगे पहला चैप्टर का, तो मन भर पीट देंगे। ठीक है, समझे ना? कल दूसरा चैप्टर पढ़ाने से पहले पहले चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? चलो।